नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉलिजियम। और इसके पहले कि हम टॉपिक पर आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप व्हाट्सएप नंबर 9810225789 पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके अपने कमेंट्स भी हमें शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा टॉपिक अगले लेक्चर में मैं लूँ तो उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। फिर कॉलिजियम पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक अचानक से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए नोटों की गड्डी पकड़े जाने के बाद रेलिवेंट हो उठा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आए थे तो उसके बाद से एनजीएसए को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। उसके बाद से जुडिशरी और सरकार के बीच में जो ताना तानी जजों के अपॉइंटमेंट के बीच में चली, वो किस तरह की ताना तानी रही इन स्लाइड्स में हम देखेंगे। लेकिन एकेडमिकली हम इसको डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि एक सिविल सेवा की परीक्षा में किस तरह के सवाल लिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और उनको हमें कैसे टैकल करना है। हमारा व्यू किसी भी चीज़ को पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकली या कमेंट्री करना या कमेंट करना उस तरह का ना हो कि एकेडमिक व्यू है और उसी के सहारे हम आगे जाएंगे। दो सवाल हमने रखे हैं, लगभग एक जैसे हैं। उस सवाल को हम देखते हैं और उस सवाल के क्या मायने हो सकते हैं उसको भी देखते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ऑफन regarded as one of the pillars of the democratic system. In light of this, examine the role of the collegium system in the appointment of judges to the higher judiciary in India. Examine the role. ठीक है? Discuss the advantage, challenges and the need for reforms in the current system to ensure transparency and accountability. ये पहली चीज है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? What reforms can be introduced in the collegium system to ensure greater accountability and transparency in the judicial appointment process while preserving the independence of the judiciary in India? ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को हमें इसलिए देखना है क्योंकि ये किन किन चीज़ों को छू रहा है। पहला जो है एग्जामिन करने के लिए कह रहा है। क्या एग्जामिन करना है? तो कॉलेजियम सिस्टम को। तो एक तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, और दूसरा ये क्या कह रहा है कि इसका एडवांटेज, चैलेंजेस और नीड फॉर रिफॉर्म्स। हमने डिसएडवांटेज या इस तरह की इस चीज तेरे को जो सवाल में नहीं लिया है, लेकिन वो सारे पॉइंट्स नीड फॉर रिफॉर्म्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। दूसरा जो सवाल है, व्हाट रिफॉर्म्स कैन बी इंट्रोड्यूस। फिर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं ये सिस्टम किसी चीज को लैग कर रहा है, इसके लिए रिफॉर्म्स की बात हो रही है। इन कॉलेजियम सिस्टम टू इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस व्हाइल प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी से कंप्रोमाइज किए बिना कॉलेजियम सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स किया जाए जिससे ज़्यादा जस्टिस सिस्टम ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नज़र आए। तो इस दो सवाल के इर्द गिर्द हमारी बातें आगे बढ़ेंगी। बढ़ते हैं। डिबेट क्या है? देखो, ये डिबेट आज का नहीं है। जब से कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है तब से डिबेट है। आपको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है या कोई तरीके नहीं है, इवॉल्व हुआ है। उसको भी देखें कैसे हुआ है, लेकिन सबसे पहले डिबेट को समझते हैं कि किस तरह से डिबेट है। जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने जब से वो एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा आएंगे, क्वेश्चन भी आया था कि उपराष्ट्रपति के डिप्टी एज ए चेयरपर्सन जो उनका रोल है उसकी समीक्षा कीजिए, उसको एग्जामिन कीजिए। ठीक है, तो जब से वो चेयरपर्सन भी और वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक बात कही थी और वो बात उन्होंने बोली, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो हमें तो ये पहले समझना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। अब ये 73 में आया था, 2023 में इसके 50 साल हो गए। तो एक यहां समझना है, इंट्रोड्यूस्ड बाय 13 जज बेंच 40 years एगो इन द केशवानंद भारती
वर्सेज स्टेट ऑफ केरला थ्रू द 7-6 वेपर थिन मेजोरिटी। उनका कहना था कि 7-6 वेपर थिन मेजोरिटी है, और उसमें भी जस्टिस खन्ना जो है बहुत सारी चीजों से तो माने नहीं। अंत में वो किस चीज पर, कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जो उनका व्यू था, इसको 7-6 के ऊपर लेकर आया। डायल्यूटेड पार्लियामेंट सोवरेनिटी, यानी पार्लियामेंट की सर्वोच्चता। और पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है क्या, या सोवरेनिटी है क्या, वो जब ये बात कह रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 की बात कर रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और पार्लियामेंट का एक और पावर है, वो लेजिस्लेटिव पावर है, अमेंडमेंट का पावर है। लेजिस्लेशन करना माने नए कानून बनाना, और जरूरत पड़ने पर संविधान को अमेंड करना। तो कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, उसकी सुपरमेसी को कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बाद से उसको लिमिट किया गया है, तो उसकी सर्वोच्चता को चुनौती दी गई है। इस तरह की बात हुई है। उन्होंने डाइल्यूट किया है, मतलब उस प्रोसेस में, मतलब उस प्रोसेस को डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करना आप समझ रहे हो, डाइल्यूशन क्या होता है, पतला कर देना। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद, ये पुराने घटनाक्रम है, ये लेटेस्ट नहीं है, लेकिन जो डिबेट है वो पुराना है, इसलिए हम पुराने एस्पेक्ट से इसको लेकर चले आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जो अब फॉर्मर हो गए, उस समय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या बोला, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द नॉर्थ स्टार। मतलब वो नॉर्थ स्टार है, ध्रुव तारा है, कब, जब हम रास्ता भटक जाते हैं। तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट भी है और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, उसके व्यूज और जो सीजीआई है, उस समय के सीजीआई है, उनके व्यूज में डिफरेंस है। और ये दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो इस डिफरेंस से अब आगे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अभी क्या हुआ। जस्टिस वर्मा के यहां से, जैसा कि आप सभी जानते हैं इसको क्या रेफर करना है, क्योंकि सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो नोटों की गड्डी पकड़ी गई, तो उस पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने क्या बोला, आप देखिए। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट इफ द मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैड नॉट बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कमेंट किया, टिप्पणी की, या उनको बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट को बोला कि अगर उन्होंने एनजीएसी का जो कानून था, एनजेएसी का कानून, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, अभी मैं जो बता रहा था आपको, जो 75 ईयर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका लेक्चर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसके कुछ हिस्से यहाँ लिए गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स एक बार, अगर लंबे लग रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ाकर एक बार जरूर देखें। तो इस डिबेट में नया क्या है, पुराना उन्होंने बोल दिया था कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को डाइल्यूट किया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने। डीवाई चंद्रू ने बोला कि नहीं भैया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे लिए, मतलब जुडिशरी के लिए क्या है, तो उत्तर ध्रुव तारा है, मतलब जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो उधर की तरफ देखते हैं। और इन अभी क्या बोला जस्टिस वर्मा के केस पर, कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, माने चीजें अलग होती अगर एनजीएसी को स्ट्रक डाउन नहीं किया गया रहता, और जजों की नियुक्ति एनजीएसी के माध्यम से होती रहती। अब देखो, अब इनिशियली 50 साल मेरा निकल गया, लेकिन 73 से 2023 तक लगभग 50 साल ही, 73 और 30 एंड 20, यस 50 इयर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया। 4 डिकेड्स एगो क्या है, आप ये देखिए। 40 साल 50 साल पहले जिस तरह का डिबेट हुआ, वो डिबेट किस चीज का था, जब केशवानंद भारती, ये देखो यहाँ स्टार लगा हुआ है, कहीं भी ये नहीं करना है, ये स्टार है और यहाँ भी स्टार है और यहाँ स्टार है, मतलब ये केशवानंद भारती डिबेट से लिया गया है। क्या लिया गया है, constitutional amendments should not be nullified by the court as they mirror the democratic will of the people। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे ड्राइव होता है, 368 से, ये ध्यान रख लीजिए। तो जो उस समय के अटॉर्नी जनरल हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, दोनों जो है कोर्ट के अंदर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट नलिफाई नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पीपुल है, यानी लोगों की इच्छा को जाहिर करते हैं।
उसके अगेंस्ट में नाना पालखी वाला क्या बोलते हैं, पीपुल आर नॉट एसोसिएटेड विद द अमेंडिंग प्रोसेस एट ऑल। समझ गए? द विल पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द पीपुल, द पार्लियामेंट्स विल इज नॉट द पीपल्स विल। ये नाना पालखी वाला का डिबेट है। ये काफी पुराना डिबेट है, 40 साल 50 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आज भी ये डिबेट इसी के इर्द गिर्द हो रहे हैं। यानी पार्लियामेंट की पावर और पार्लियामेंट के विल को आम जनता जनार्दन का विल, इच्छा बताना। तो नाना पालखी वाला नहीं, ऐसा नहीं है। जनता जनार्दन अलग है और संसद अलग है। संसद की इच्छा जनता जनार्दन की इच्छा नहीं हो सकती। अब हमने इतनी बातें क्यों की? कोलिजियम पर सीधे आ जाते, पुरानी चीजों को क्यों लेकर आए? वो इसलिए लेकर आए कि जब कोलिजियम को जो एनजेएसी था, जो उसको स्ट्रक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो जिस चीज को आधार बनाया वो पुरानी बातों में से ही आधार लेकर आए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर ही आधार लेकर आए। तो हमने एक फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन ये बनाया कि देश के राज्यसभा के चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट का यह मानना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से पार्लियामेंट की सोवरेनिटी डाइल्यूट होती है और थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अगर एनजीएसी होता तो जस्टिस वर्मा वाले केस पर। और चंद्रचूड़ ने जैसा बताया, जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, कि ये डॉक्ट्रिन जो हमारे लिए ध्रुव तारा है। अब कोलिजियम क्या है, इसको आप समझ लीजिए। ये बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है, आप जानते होंगे। कोलिजियम क्या है? द कोलिजियम सिस्टम इज नॉट रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एवॉल्व ओवर द पीरियड बाय द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या जजमेंट है? 3 तरह के जजमेंट है। इसमें गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेड रोल है। क्या लिमिटेड रोल है? द गवर्नमेंट्स रोल इज लिमिटेड। क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो से वो एक इंक्वायरी कंडक्ट होती है, इंक्वायरी कंडक्ट करके वो लगाता वो सुप्रीम कोर्ट को शेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि उस इंक्वायरी के बाद अगर सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की चीजें आती हैं कि इस जज के खिलाफ इस तरह की चीजें पाई गई हैं, आप इसको नहीं कीजिए, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। कोलिजियम ने जो प्रस्ताव भेजे सरकार को और वो प्रस्ताव को दोबारा रिट्रेट्स कर दिया, मैंने दोबारा भेज दिया, तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो जजमेंट है, उस जजमेंट के अंदर में सरकार सिर्फ नियुक्ति कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। और आप देखो, ये अगर नियुक्ति देर होती है तो किस तरह के सवाल आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये कोलिजियम जो इवॉल्व हुई वो 3 जजेज केस से इवॉल्व हुई। तो आप 3 जज केस क्या है आप समझ लीजिए। पहला केस 1981 में आया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सीधी सी बात थी कि यह है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ये नियुक्ति करेगा। तो वहां ये कहा गया कि कॉन्करेंस इज नॉट कंसल्टेंट, मतलब वो बाध्य नहीं है मानने के लिए। लेकिन जो सेकंड 93 में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं भैया, राष्ट्रपति वो सलाह मानने के लिए बाध्य है चीफ जस्टिस का। और ये ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे आगे की स्लाइड में पास्ट हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे। तो उसने एक कोलिजियम बना दिया जिसमें सीजीआई थे और 2 थे, और उसके बाद से इन रे, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब जिस रेफरेंस से स्पेशल रेफरेंस है। अब क्या हुआ, कोलिजियम एक्सपेंड हो गया 5 सीनियर मोस्ट मेंबर विथ सीजीआई, सीजीआई को इंक्लूड करते हुए 5 मेंबर में, यानी 3 जजेस केस के थ्रू ये चीज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू बहाल हुई। क्रिटिसिज्म किस लिए है? इसका क्रिटिसिज्म, रिसेंट क्रिटिसिज्म का जिक्र हमने कर दिया कि जस्टिस वर्मा थे जिनके एक आग लगी, और आग लगने के बाद द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ द एलिजिबली ब्रंट कैश इन द स्टोर रूम, कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फायर सर्विसेज एंड अदर। तो फिर क्या हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिसाइज इट सेइंग, ये अभी का है, ये रिसेंट हिस्ट्री है। ये क्या है, ये पुरानी चीजें हैं, उसमें जो बड़े पॉइंट है उसको लेकर मैं आया। एनजीएसी के स्ट्रक डाउन होने के बाद पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, एनजीएसी टेबल किया गया, तो उस समय के जो सबसे बड़े डिबेट हैं उसमें से चीज निकल के आया, और वो सरकार की तरफ से क्या कहा गया, हैज क्रिएट द इंपोरियम इन द इंपोरिया, मतलब साम्राज्य के अंदर साम्राज्य, मतलब जुडिशरी के अंदर एक साम्राज्य है और उस साम्राज्य के अंदर साम्राज्य बना दिया गया है। ये तय करता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, मतलब बाहरी हस्तक्षेप है ही नहीं। तो ये कोलिजियम में ये क्रिटिसिज्म है, और सरकार की तरफ से ये बड़ा क्रिटिसिज्म है
इसके वाला कहते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इसको दूर करने की काफ़ी कुछ कोशिश की गई। जस्टिस वर्मा केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वो सारी चीज़ें, जले हुए नोटों की गड्डी और ये सारी चीज़ें लाई गई। और कोई ऑफिशियल मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरह से जजेज बनते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। और गवर्नमेंट इज नाउ वाइंग फॉर स्ट्रॉन्गर, मतलब वो डोमिनेट पोजीशन, डोमिनेंट कंडीशन नहीं चाहती है, लेकिन वो एनजीएससी के थ्रू चाहती थी कि माने हम डोमिनेंट नहीं करें लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रोल रहे हमारा जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। जो मेजॉरिटी ऑफ डिबेट है इस कॉलेजियम को लेकर, वो किन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है? तो वो घूमता है पार्लियामेंट्री सोवर्निटी के इर्द गिर्द, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के इर्द गिर्द, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के इर्द गिर्द, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्लासेस, मतलब सारे सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके इर्द गिर्द ये डिबेट घूमता है। इन्हीं सब पॉइंट्स को हम लेकर आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट है क्या, उसको भी समझ लेते हैं भैया। द टॉप कोर्ट इज द फाइनल, asserted that फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ द लॉ, लॉ की व्याख्या करने का आखिरी अधिकार, सर्वोच्च अधिकार सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखता है। क्या कानून है इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने कोई संविधान संशोधन कर दिया, नहीं, तो ये जो डिबेट है ये आखिरी अधिकार सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखता है। दूसरी क्या चीज है? सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये नहीं है कि फेडरल लॉ अलग है, स्टेट लॉ अलग है, इस तरह की चीजें नहीं है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, वही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वेरी पावरफुल जुडिशरी, इंडिया की जुडिशरी को बहुत पावरफुल करते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल जजमेंट भी है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सीज भी है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, ये आपको बता दिया कि आर्टिकल 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को पावर देता है कि क्या प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। अब ये लक्ष्मीकांत में आप सारे लोग जानते हैं और ये पॉलिटी से रिला हुआ है। साधारण बहुमत से होता है, 2/3 मेजोरिटी से होता है, 2/3 मेजोरिटी प्लस स्टेट्स के थ्रू होते हैं। तो किस किस तरह के लॉ के लिए और किस तरह के अमेंडमेंट के लिए किस तरह की प्रोसेस को अख्तियार रखना है, ये सारा 368 के अंतर्गत आता है। अब केशवानंद भारती जजमेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट को जो अमेंड करने की पावर थी, यानी 368 की जो पावर थी, उसको लिमिट कर दिया। और यही चीज हमारे वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। वो क्या कह रहा है, पार्लियामेंट एज ए, वो उनका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने बनाया, पार्लियामेंट मतलब 368 में संविधान को संशोधित करने की शक्ति संविधान बनाने की शक्ति के बराबर नहीं है। सीधी सी बात है। संविधान सभा ने संविधान बनाया, उनकी शक्ति अलग थी, लेकिन संविधान को संशोधन करने की शक्ति उस शक्ति के बराबर नहीं है। अब इस बीच, अब यहां से आपको ये लिखना नहीं है, ये चीज समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। बहुत सारे राजनीतिक पॉलिटिकल मूव्स हुए, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, उसके अगेंस्ट में जजमेंट्स आए। नेहरू जी, शास्त्री जी तक कुछ ठीक ठाक चला, फिर इंदिरा जी आई, तो नेहरू जी के जमाने में शंकरी लाल का केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया कि नेहरू जी भी बच गए। फिर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा जी आई। शास्त्री जी तक लब्बो लुबाब ठीक रहा, लेकिन इंदिरा जी जिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनी, उनके पास मेजोरिटी भी कम था, कोर्ट से भी उनके पक्ष में बहुत सारे फैसले नहीं आ रहे थे। वो जो करना चाहती थी उस प्रकार से वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे नहीं ले जा सकती थी। फिर उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया, फिर वो एक मैसिव मेजोरिटी के साथ वापस आई। और जब वो वापस आई 71 में, तो फिर वो बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर आई। उस अमेंडमेंट पर कोर्ट ने क्या किया, एक तरफ राजनीतिक यात्रा चलती है भारत की, दूसरे तरफ भारत का न्यायालय किस तरह से जजमेंट्स देता है, उसके आधार पर भी धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी मजबूत होना, किस तरह से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की संकल्पना और अवधारणा, मतलब उसको मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने अपनी एक शाख बनाई। जरूरत पड़ने पर किस तरह से उसने गवर्नमेंट के खिलाफ जाके जजमेंट दिए, सरकारों को रोका। वो किस तरह से पीआईएल आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडियंस हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हीं यात्रा को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें
डिस्कशन में मेजर पार्ट ये रहेगा कि जो पॉलिटिकल मूव्स रहा वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहा और किस तरह से जजमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में पार्लियामेंट की सीमा को एक निश्चित किया। कि मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट काफ़ी हद तक जाकर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट कर दे। वही जजमेंट्स है, उसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व ही इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हुआ है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो दिखाते हैं। थोड़ी सी कहानी आपको थोड़ी लंबी लगेगी, लेकिन सुनिए। केशवानंद भारती केस उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जब 1971 का चुनाव जीतकर 540 सीटों में 350 सीटें जीतकर इंदिरा गांधी सरकार बना चुकी थी, और कोर्ट ने एक गोलकनाथ वर्डिक्ट दिया था जिसमें अपहेल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंट्रोड्यूस सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें उन्होंने, इसमें कुछ केस जिनको आप पढ़ना चाहते हैं तो सांकरी लाल, इनको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद सज्जन सिंह, आगे मैं उसको बताऊंगा ही। सज्जन सिंह में जो डिसेंट है उसको पढ़ना जरूरी है, वो है जस्टिस मौदोलकर का और जस्टिस सिद्दतुल्ला का। और तीसरा जो केस है ये गोलकनाथ है। उसके बाद भी मिनर्मा मिल वगैरह केस है, लेकिन उसको अभी उस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए कोलिजियम कैसे आता है। तो क्या हुआ, द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चेंज्ड आर्टिकल 13। जो 24th इंदिरा गांधी लेकर आई, 25th भी लेकर आई, 26th भी लेकर आई, 29th भी लेकर आई। उनको इससे समस्या थी और वो मेजोरिटी में थी, तो वो अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, तो वो बहुत सारे संविधान संशोधन लेकर आए। तो 24वां जो संविधान संशोधन आया उसने क्या किया, जो गोलकनाथ का जजमेंट आया था जिसने संविधान की संशोधित करने की शक्ति को, द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट को लिमिट्स कर दिया था। क्या कर दिया था कि वो फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते। और आर्टिकल 13 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी 24th लेकर आई जिसमें उन्होंने बोला कि हाँ इन विषयों में हम अमेंड कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इससे जो गोलकनाथ में ये जजमेंट आया था ना कि लॉ इन आर्टिकल 13(2), माने लॉ का लेकर क्या डिफिनेशन था, सांकरी लाल भी उसी चीज के लिए गए थे। उनका कहना था कि 368 संविधान संशोधन है और एक ऑर्डिनरी लॉ है 13 नंबर। तो उनका कहना था कि पार्लियामेंट अगर लेजिस्लेशन के थ्रू एक ऑर्डिनरी लॉ बनाती है, समझना बात, या संविधान संशोधन के थ्रू एक लॉ बनाती है, तो संविधान संशोधन भी भाई एक कानून है और उस कानून के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, सज्जन सिंह में भी और उसके पहले सांकरीलाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, नहीं, संविधान संशोधन भी एक वही कानून है, वो कर सकती है फंडामेंटल राइट को। लेकिन गोलकनाथ में इसको पलट दिया, उन्होंने पलट दिया। तो उसी चीज को करेक्ट करने के लिए इंदिरा गांधी 24th अमेंडमेंट लेकर आई। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, फिर ये सेम स्लाइड हो गया। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई। उसमें क्या लेकर आई कि सरकार जो है अगर चाहे तो ये 24th 25th इसमें एक चीज है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। तो इसमें उन्होंने क्या अमेंड किया कि देखो, इनिशियल आपको पता ही है 50s के एरा में लैंड रिफॉर्म्स थे, एग्रीरियन रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा थे, तो उस रिफॉर्म्स को लेकर 9th शेड्यूल लेकर आया गया। तो अब क्या कहानी बन गई, अब कहानी ये बन गई कि लोगों के लैंड को एक्वायर करना है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है भैया, अब गरीबी है तो लोग, जिसके पास ज्यादा लैंड है उस लैंड को एक्वायर करो, लोगों में बांटो। तो उन्होंने बोला कि अगर इस तरह के मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी मतलब सोशलिस्ट मेजर है तो 13C में उन्होंने कह दिया कि इससे आउटसाइड ऑफ द जुडिशियल रिव्यू है, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इवन ए पेटिशन कैन नॉट बी फिल्ड इन द कोर्ट चैलेंजिंग सच ए लॉ। इन शॉर्ट द अमेंडमेंट गेव ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्राइमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू हटा दिया, डीपीएसपी को ऊपर कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को पीछे कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये सारी चीजें केशवानंद भारती केस में आ रही है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा उसके जजमेंट कैसे रहे, अब समझिए।
उन्होंने जो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था विच इज इनकॉर्पोरेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स प्रोविजन मेड इन द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, उसको 9th शेड्यूल में डाला था। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आया, जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया, अगर मैं सही हूं तो 24 अप्रैल 1973 को। थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो वो रिजल्ट आया 24 अप्रैल 1973 को, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, अब उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में दो चीजें कही गई, और वो दो चीजें क्या थी? वो दो चीजें ये थी, उन्होंने बोला कि यस, पार्लियामेंट है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कब तक? जब तक वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का ना छुए तब। अब आप समझो ये बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो 51 का सांकरी लाल है और 65 का सज्जन सिंह केस है, उस सज्जन सिंह केस में दो डिसेंट थे, जस्टिस हिद्यतुल्ला के और जस्टिस मोधलकर के। जस्टिस हिद्यतुल्ला का जो डिसेंट था वो इस बात पर आधारित था कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते, क्योंकि लाइफ इज समथिंग विच इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे क्या ड्राफ्ट होकर आया? वो गोलकनाथ में ड्राफ्ट होकर आया, जो हिद्यतुल्ला का जो था डिसेंट। और जो मधुलकर का डिसेंट था कि यस, पार्लियामेंट हैज ए पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट समथिंग विच यू कैन नॉट अमेंड। और क्या आप अमेंड नहीं कर सकते हो? तो गो टू द प्रेमलम्स। और उसमें क्या है? उस चीज में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर करके डिफाइन किया उन्होंने कि नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर को, जो पार्लियामेंट का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आत्मा है उसकी, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में कह दिया कि भैया ये टाइम टू टाइम मैं डिफाइन करता रहूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, मैंने आप अमेंड करते रहिए और मैं उसको कसीदे पर कसता रहूंगा कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है कि नहीं। और एनजीएसी को जब स्ट्रक डाउन कर रहा था पार्लियामेंट, तो उसने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ के गिरा दिया कि नहीं भैया, ये तो एकदम बेसिक चीज है, ये पार्लियामेंट सेपरेशन ऑफ पावर है, इसमें स्पष्ट है कि भैया जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन इतना ही कहानी नहीं है ना, उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इतनी आवश्यकता क्यों है, इसमें इतना दर्द क्यों है। अब यहां पर क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बता दिया, 1964 का 7th कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म होता है, यही सज्जन सिंह का केस है, जिसमें पार्लियामेंट ने यह बोल दिया कि नहीं, they can amend, 368 have authority to amend any part of the constitution even it touches article 13 यानी बेसिक स्ट्रक्चर को। और इसमें एक बोलते हैं, ये तो बड़ा लॉ का विषय है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। वो ये कहता है कि कोई भी कानून मियरली सिर्फ इसलिए उसको वॉइड नहीं किया जा सकता, नलिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून बनने के बाद वो दूसरे आर्टिकल को भी टच करता हो। तो ये तो एक इस चीज को सब्सटेंशिएट किया, लेकिन फाइनली ये था कि वो अच्छा नहीं माना जाता है। फिर सज्जन सिंह का केस आया, ये बता ही दिया आपको। अब कहानी क्या है? आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, ये आपको बता ही दिया कि उसके बाद से केशवानंद भारती का केस आया। तो उसमें क्या आफ्टर इफेक्ट क्या है? गोलकनाथ केस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि 67 में आफ्टर इफेक्ट में गोलकनाथ केस आ गए। और गोलकनाथ केस में क्या हो गया? आ जाओ भैया। अब यहां पर जो है एनजीएसी जो है, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब इसके पीछे एक चीज है क्या कि जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आ रहा था, तो जो उस दिन चीफ जस्टिस का लास्ट वर्किंग डेज था और अगले दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने थे। तो 3 जजों को सरपास करके इंदिरा गांधी ने जो चौथा जज एन राय करके थे, रे करके, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है। और फिर 73 में आया क्या? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और फिर एक केस आया जिसमें जस्टिस खन्ना,
सरकार की नज़र में अखड़ गए। जस्टिस खन्ना का वहाँ भी डिसेंट था, आपको याद रखना होगा, सज्जन सिंह में उन्होंने बोला था कि लाइफ इज समथिंग विच इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लाइफ एक अलग चीज़ है। तो वो जबलपुर के कलेक्टर का केस था, तो वो जस्टिस खन्ना को भी सरपास करके दूसरे लोगों को जस्टिस बनाया गया, चीफ जस्टिस। तो ये जो दो सरकार की तरफ से काम हुए, उस काम के बाद से जुडिशरी को ऐसा लगने लगा कि सरकार कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कोर्ट को चलाना चाहती है। तो उसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देकर ये तो फिक्स कर दिया कि अब पार्लियामेंट भी, अगर कोई ऐसी सरकार हो जो बहुत मैसिव मेजोरिटी के साथ है, उस समय इंदिरा गांधी की बड़ी मेजोरिटी थी, तो भी वो कुछ भी करेगी तो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है और कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें क्या हो जाए, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है उसको कोई टच करे। अब एनजीएसी आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इसको लेकर जो 5 जजेज की बेंच थी, उन्होंने 4-1 की मेजोरिटी से जजमेंट दिया। और क्या बोला ये देखो, ये समझने की जरूरत है। ये अब यहां से हमारा लिखने वाला पॉइंट आ रहा है। Executive involvement in appointment of judges impers upon the independence of the judiciary. This violates the principle of separation. ठीक है, of powers। ये मैंने आपको बोला था इंडियन एक्सप्रेस का रिव्यू करते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर पर निश्चित क्वेश्चन आ सकता है, और इस पर मैं लूंगा भी एक अलग से। अब ये आप देख लोगे ना, इस पर एक बन जाएगा तो सेपरेशन ऑफ पावर आपको समझने में आसान होगा। Between the executive and judiciary, which is the basic feature of the constitution, on October 16, 2015, the 5 judge bench ruled out with 4-1 majority। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर वो लेकर आए एनजीएसी के अगेंस्ट में। दूसरा एक डिसेंट है जस्टिस चेलमेश्वरम का, वो किस चीज को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी। तो यहीं से आपको निकल के आ गया ना कि रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए, तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। ये डिसेंट से निकल के आएगा, और इन्हीं को रेफर करके आपको लिखना है कि जो डिसेंट नोट है जस्टिस चेलमेश्वरम का, वो क्या ट्रांसपेरेंसी को है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को है, एंड द कोलिजियम प्रोसीडिंग वेयर एब्सोल्युटली ऑब्क्यू। मतलब आप समझ लो किसी को पता नहीं है, वो लोगों के बीच में नहीं है। inaccessible to the public and history. Significantly, the bench also admitted that all was not well with the collegium system of judges appointing judges, माने judges appointing judges, and invited the government to work improving the system of judicial appointment. ये जजमेंट से उठा लो, मतलब क्या रिफॉर्म्स चाहिए? तो दिस जजमेंट, while they are striking down the NGSE, but they are accepting the facts क्या कि judges appointed judges is the one of the reason of the criticism, or it is the lack of transparency and was vital factor in constitutional governance, और क्या है, inaccessible है। तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है आंसर लिखते हुए, यहीं से आएगा। जस्टिस वर्मा केस आपको हम बता दिए। Although the inquiry has been initiated by the highest court of the land, which is the constitution, 3 members जजेस वगैरह आए हैं, ये कुछ भी जस्टिस वर्मा केस आप समझ लो। सुप्रीम इंक्वायरी दी है, अमित शाह का भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि जब तक सीजीआई चाहेंगे नहीं तब तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। दिल्ली पुलिस का है, तो अब ये इंक्वायरी चल रही है, हमको इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। की पॉइंट्स क्या है? The judiciary interprets the law and applies it to a particular case. An independent, political, impartial, honest and competent judiciary is necessary for the rule of the land, for the strength and the reliance of the democratic constitution. अब जो है ये एक बेसिक चीज है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, और जुडिशरी में जो जजेज की अपॉइंटमेंट होती है वो किस किस तरीके से होती है वो समझ ला। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कोई पॉलिटिकल इंक्लाइमेंट नहीं होना चाहिए। जुडिशरी स्पेशली विद द रिगार्ड ऑफ द जेंडर स्टेटस इंथेसिटी, किसी तरह का नहीं होना चाहिए, और क्वालिटी होना चाहिए इन कैलिबर टू परफॉर्म द ड्यूटीज अंडर प्रेशर। ये एक जज, मतलब एक जज जो सीनियर मोस्ट हो उनके लिए होना चाहिए। द जुडिशरी एक्सरसाइज पावर दैट अफेक्ट्स द लाइव्स एंड लिबर्टीज of the individual citizen. A well functioning judiciary is the essential to the rule of the law and the protection of the fundamental rights.
ऐसा तो चाहिए जुडिशरी ना, अगर ये नहीं होगा तो वी नीड ए अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म दैट आर डिजाइन टू judges from the short term politics and pressure it to ensure some accountability। अब इसका आफ्टर मैथ क्या है? केशवानंद भारती के बाद ये मैंने बताया चीफ जस्टिस सीकरी थे, जस्टिस एन राय द फोर्थ इन द लाइन ऑफ सीनियरिटी हु इज द पार्ट ऑफ माइनॉरिटी व्हिच अपील्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट, सरपास करके इन लोगों ने जेएम शेखावत केस, हेगड़े और एन ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया और उनको 14 चीफ जस्टिस बना दिया। इस सिमिलर सरपास फॉलोड व्हेन जस्टिस एचआर खन्ना आफ्टर हिज लोन बट हिस्टोरिक डिसेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मैंने बोला था ना, और वो क्या था, इमरजेंसी वाज ओवरलुक द चीफ जस्टिस, दिस इंसिडेंट्स could be directly linked to the Supreme Court involving the collegium system to protect judicial independence which is also a part of the basic structure doctrine। तो अब आपको क्या लिखना है? collegium system is evolved over the period after the 3 judges judgment and the aftermath of the Keswanand Bharti cases, the way 3 senior judges surpassed to promote A.N. Ray as the 14th Chief Justice of the India, और उसके बाद HR खन्ना का, उसमें तो मैं आपको मतलब ये चीज़ एक कहानी है, कहानी जैसे उसमें भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने बोला कि चूंकि इमरजेंसी है और किसी को गोली मार दी जाए तो उसके पास तो जीने का अधिकार ही नहीं है, तो वही खन्ना साहब ने बोला कि नहीं भैया, जीने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है, वो अलग ही है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही क्रिटिकल है। क्यों क्रिकेट है? ओवर द ईयर्स द कोर्ट्स हैव क्लेरिफाइड द बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दैट ऑफ द primacy of the opinion of the Chief Justice of the India in a judicial appointments and transfer in the context of the independence of the judiciary as a part of the basic structure of the constitution to secure the rule of the law essential for the preservation of the democratic system। ये बहुत जरूरी है, इसको एकदम रट लीजिए। लेकिन जो अब हमारा सवाल क्या था, कोलिजियम हो गया, कोलिजियम किस तरह से इवॉल्व हुआ, तो दिस इज द मतलब उस समय की आवश्यकता थी, वो इवॉल्व होना ही था, क्योंकि सरकार ने इस तरह से अपॉइंटमेंट्स को लेकर और जुडिशरी के अंतर्गत सीनियर को बाईपास करना, उसको बना देना, वो तो ये सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे कैसे, ये कैसे कोई दूसरे दो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से हैं वो तय करे कि तीसरा हिस्सा कैसे चलेगा। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी की परिकल्पना हुई ओवर द पीरियड। उसमें केशवानंद भारती केस का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो समझ लो कितना मजबूत है, और उसकी वजह से उसी को रेफर कर करके और सेपरेशन ऑफ पावर को रेफर करके एनजीएससी को स्ट्रक डाउन किया गया। अब जुडिशरी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो जो डिसेंट चेल्वेसरम का है, और वो जो एनजीएससी स्ट्रक डाउन करते समय जो उन्होंने बोला कि जजेज अपॉइंटमेंट जज कर रहे हैं, ये एक समस्या है, हम गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं, तो वो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उस बैठने को तैयार हैं। लेकिन अब एक ग्लोबल ओवरव्यू है कि बाकी जगहों पर जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जैसे हमारे एनजीएससी में आया था तो एक सीजीआई थे, 2 अदर जज थे, एक लॉ मिनिस्टर थे, और 2 लोग अपॉइंट हो रहे थे। उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, एलओपी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा के, और सीजीआई थे। वो 2 एमिनेंट लोगों को करते, उसमें कोई ओबीसी, एससी, एसटी और महिला से होता है एक आदमी, और 2 को करते, और ये लोग मर करके करते। लेकिन उन्होंने स्ट्रक डाउन किया, उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे हम तय नहीं करते कि भैया प्रधानमंत्री कौन है, ये तो एक वो सिस्टम बना हुआ है। तो अब सवाल ये, कोलिजियम की आलोचना इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा होती है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका प्रोसेस का मैकेनिज्म फिक्स नहीं है, वो लोगों के सामने नहीं है, उसमें अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, और उसमें जो चेलेमेश्वर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, जजेज को अपॉइंट कर रहे हैं, साम्राज्य के अंदर साम्राज्य बन रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, लेकिन इसमें ये भी लिखना जरूरी है कि और जगह कहाँ होते हैं, ये जरूरी है, ये ओवर द पीरियड ये भी इवॉल्व हुआ है। जैसे यूके में एससी जजेज आर अपॉइंटमेंट बाय द 5-person सिलेक्शन कमीशन, ये नया बना हुआ है, वहां पर भी है। कनाडा में आर मेड बाय द गवर्नर इन द काउंसिल, यूएसए में अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट। यूएसए की जुडिशरी भी बहुत मजबूत मानी जाती है, जबकि वो प्रेसिडेंट के थ्रू डायरेक्ट अपॉइंट होती है। जर्मनी में अपॉइंटमेंट मेड बाय द इलेक्शन, अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट्स। तो ये जो इवॉल्वमेंट है बाकी कंट्रीज में, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है या दूसरे इकोनॉमीज हैं, तो वो चीज को हमें जरूर देखना है, ये ध्यान रखिए, और इसको लिखना है कि यूके वाला जरूर लिखना है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है।
अंडरलाइनिंग दैट, अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, अब आप इससे समझो। एनजीएसी स्ट्रक डाउन 2015 में हुआ, उन्होंने सरकार को बुला लिया, फिर चंद्रचूड़ जैसे लोग बने सीजीआई। अब ये देखो जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर चंद्रचूड़ और अटॉर्नी जनरल के बीच की बातचीत। अंडरलाइनिंग दैट ही collegium is not a search committee. The Supreme Court on Friday asked Attorney General R. Venkatramani, ये किसी रेफरेंस को मैं ले रहा हूं, to submit a report on the status of the names that were reiterated for the appointments as judges but were yet to be cleared by the center. You come out with a chart and tell us what the status of each of the recommendation which has been reiterated by the collegium and what is the difficulty in making these appointments. Chief Justice D.Y. Chandrachud told Venkat Ramani. तो ये सरकार की तरफ से तो कसम का सही है कि वो सुप्रीम कोर्ट भेजता है, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई बार बार बोलता है, वो लोग फाइल पर बैठे रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसको इस ढंग से जुडिशरी देखती है कि सरकार ऐसा चाहती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में उसकी भी चले। अब उसकी भी चले मतलब जिसकी सरकार हो, जिसकी आइडियोलॉजी हो, जिसकी जो इंटरेस्ट हो, उस हिसाब से क्या जजेस नियुक्त किए जाएंगे। और इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बार बार बात होती है। इट इज ए सर्टेन स्टेटस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक इन द केस ऑफ सर्च कमिटी वेयर द सर्च कमिटी मेक्स ए रिकमेंडेशन, देयर इज एब्सोल्यूट वेदर टू एक्सेप्ट नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन. So you come back to us and tell us what the status of those which are pending. अब उन्होंने एक चीज बहुत भी बोली थी, ये चीज है। अब ये जस्टिस एससी वर्मा का जैसे ही, अरे यशवंत वर्मा का जैसे ही आया, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट अपोजिशन कॉल फॉर चेंजिंग कॉलेजियम सिस्टम। उन्होंने तुरंत बोला कि भैया ये तो नोटों की गड्डी पकड़ी गई, अब जजों की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कॉलेजियम के अंदर हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, इस तरह से तो होगा नहीं, कौन जज बन रहा है कौन नहीं, कैसे जजमेंट्स आ रहे हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने जो 2015 के बाद कॉमनवेल्थ, ये तो था कि सरकार और जुडिशरी के बीच तानातानी थी, अपॉइंटमेंट्स को लेकर, एक अपॉइंटमेंट्स को लेकर बड़ा पुश करना पड़ता था। सरकार जिस पर मतलब सरकार का तो आपको बता दिया रोल लिमिटेड है, इंटेलिजेंस ब्यूरोस का जो लिमिटेड है इनपुट है वो सरकार सीजीआई को दे देती है, सीजीआई और कॉलेजियम ने अगर उसके ऊपर फिर रिट्रेट कर दिया, मैंने उसी नाम को दोबारा भेज दिया, तो होना ही होना है। तो अब चीज है इसमें मल्लिकार्जुन जेपी नड्डा है 1-to-1 मीटिंग विद द हाउस ऑफ द लीडर्स। टेक अवे क्या है? टेक अवे सीधा है, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, क्योंकि जो हमारा पास्ट है वो इस चीज को झेल चुका है कि अगर गवर्नमेंट से के हिसाब से जजेस बनेंगे तो एक बार नहीं 2-2 बार सीनियरिटी को बाईपास किया गया। और क्यों किया गया है? क्योंकि उनके डिसेंट गवर्नमेंट के साथ थे। तो ये एक चीज है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर भी है। मतलब कहने का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ पावर को दिमाग में रखते हुए इंडिपेंडेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी है। तो अब क्या है, अब एजेंडा ये है कि मेक प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर अकाउंटेबल, मोर विजिबल। जो डिसेंट है और एनजीएसी की जो मैंने स्लाइड लगाई है वो आंसर यहां लिखना है। इट इज नॉट अबाउट रिप्रेजेंटेशन और नेपोटिज्म, इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट बिल्डिंग with people of India. Things should be happen in a such manner, justice delivered not denied. ये सारी चीजें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, जस्टिस डिपार्टमेंट को और ट्रांसपेरेंट बनाना, जुडिशियल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर आना, पेंडिंग केसेस को निपटाने की बात करना, गवर्नमेंट के साथ और इन्वॉल्व होना, गवर्नमेंट को सिर्फ नो नहीं कहना, जो गवर्नमेंट की तरफ से सही बात है जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, वहां पर उस गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करना, बात करना, एक दूसरे को समझना, सेपरेशन ऑफ पावर को समझना। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो लेजिस्लेशन है या जो एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, तीनों ड्राइव होते हैं, तीनों के अपने पावर है, तीनों का इंटरफेरेंस नहीं है, वो बैलेंस बना हुआ है, उस बैलेंस को बना के लिए आगे चलना। तो ये था हमारा आज का पीपीटी। हमने जो क्वेश्चंस किया उस क्वेश्चंस के ऊपर आपको चीज़ें बाहर आई कि नहीं वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैंने थोड़ा कम देर में इसको बताने की कोशिश की। अब इसमें पॉलिटी का जो क्वेश्चन है ना 360A 13A ये सब पुराने क्वेश्चन हैं। अब इस पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं स्टिक करता हूँ कि ये कहानी मुझे लगता है ओवर हो गई है। अब पूछा क्या जाएगा, तो पूछने में यही चीज़ आ सकता है कि भाई जो एक तो ये भी मतलब ये पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब पता ना, अब इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए कि
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या सच में 368 पार्लियामेंट सोवर्निटी को डाइल्यूट करना, इस तरह के नहीं आ सकते। ये आ सकते हैं कि जो कॉलेजियम है इसको मोर ट्रांसपेरेंट और मोर अकाउंटेबल, जो रिफॉर्म्स की बात है, तो हम लोग उस पर बात कर लें कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा और कैसे होगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये तो तय हो गया, हमने बता दिया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लेकिन एग्जामिन द कोलिजियम सिस्टम इन द अपॉइंटमेंट, तो इसमें कोलिजियम सिस्टम को लेकर हमने बता दिया एनजीएससी को एक्सट्रैक्ट डाउन करने का जो स्लाइड है, जिसमें जजेज अपॉइंटमेंट, साम्राज्य के अंदर साम्राज्य और जस्टिस चेलोरम का जो डिसेंट है वो आ जाएगा, वो रिफॉर्म्स के अंदर आ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए इसको और ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, मैकेनिज्म को लेकर जाना पड़ेगा, वो भी हमने बता दिया कि किस ढंग से जाएगा, और टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी को भी बता दिया, और जुडिशियल रिफॉर्म्स को भी बता दिया। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, सारी चीज हमने कवर कर ली। इतनी लंबी कहानी इसलिए बनाई कि वो चीज आपके अंदर रहे, और ओवर द पीरियड इवॉल्व हुआ, और जुडिशरी ने समय समय पर, आज ही नहीं समय समय पर, जैसे देखो वो सांकरी प्रसाद में उन्होंने बोल दिया कि हाँ 13th जो है वो अमेंडमेंट के सहारे चलेगा, फिर इसमें सज्जन सिंह में बोल दिया, गोलखनाथ में जाके पलट गए। तो परिस्थिति, उन्होंने ये हर समय ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने इस चीज को तय किया। और इसके लिए मेरा जो वीडियो है ना 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी देखना, ये प्लीज आप देखो। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें बताइए, अपने कमेंट्स कीजिए, सवालों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चाहेंगे तो मैं क्लासरूम प्रोग्राम जल्द से जल्द स्टार्ट करूंगा, आपके बीच में आऊंगा, और निश्चित तौर पर सवालों के माध्यम से मैं जो सवाल यूपीएससी के मेंस में या प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है भैया, उस मैं बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स में आर्टिकल 368 ये सब पढ़ लो, आर्टिकल 368 और 13, और एनजीएससी का जो स्ट्रक डाउन है वो भी पढ़ लेना, और इसमें सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर जो है वो भी पढ़ लेना। मैं आने की आपकी तरफ कोशिश करूंगा, और भी देखते रहिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, और इस लाइकिंग के बाद से इसको शेयर करना ना भूलिए जिस प्लेटफॉर्म पर है, और कमेंट कीजिए, मोबाइल से हमसे रीच कीजिए। एक बार फिर इसको देखने के लिए थैंक यू। मेरा मोबाइल नंबर है 9810225789, ये 5 है, दिस इज 5। मैं फिर से बना दे रहा हूँ 9810225789। व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू देखने के लिए।